नमस्कार सबको। संधि प्रकरण हमने पूरा कर लिया। संधि प्रकरण के बाद में आज शुरू करते हैं कारक प्रकरण। अब कारक जो प्रकरण है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रकरण है, चाहे तो क्लासों की बात हो अन्यथा किसी भी कंपटीशन की बात हो। संस्कृत में कारक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्णता रखता है। कारक प्रकरण महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कारक के प्रश्न तो आते ही आते हैं। इसके अलावा हिंदी से संस्कृत में बनाना या अशुद्धि संशोधन जो होता है आपका वो, तो कारक प्रकरण इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने शुरू किया है संधि के तुरंत बाद में ही, क्योंकि कारक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारक प्रकरण में किसी भी कंपटीशन में भी 3, 4, 5 प्रश्न आ ही जाते हैं और क्लासों में जैसे हिंदी से संस्कृत बनाना प्रश्न आता ही है, अशुद्धि संशोधन है या फिर विभक्ति के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसीलिए कारक प्रकरण आपको ध्यान से अपने को पढ़ना चाहिए। आज कारक प्रकरण की प्रथम क्लास है, तो प्रथम क्लास में कोई भी चीज शुरू करने से पहले उसको समझना जरूरी है। उसकी हेडिंग, उसका जो शीर्षक होता है उसको समझना जरूरी है कि आखिर इस शीर्षक में बात क्या छुपी है, ये इस शीर्षक के दौरान क्या कहना चाहता है। अब शीर्षक अगर हम पूरी तरह से समझ लेते हैं, उसका अवबोध अपने को हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो मैटर होगा वो 50% अपने क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये चीजें होने वाली है, क्योंकि इसी का नाम ही शीर्षक है। शीर्षक सब कुछ अपने आप में बयान करता है कि इसके अंदर ये चीजें हैं। तो सबसे पहले अपने शब्द देखते हैं। कारक प्रकरण किसी भी सूत्र पर न जाते हुए सबसे पहले अपने देखते हैं कि कारक शब्द क्या होता है, कारक शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, कारक शब्द का अर्थ क्या है। कारकम, ठीक है। अब इस शब्द की उत्पत्ति देखते हैं किस प्रकार ये बनता है। इसमें धातु निकालेंगे करी, प्लस हम प्रत्यय निकालेंगे क्या, अणुवुल। कारक प्रतीक में हाँ क्या है, करी धातु है और अणुवुल प्रत्यय है। करी धातु का मतलब क्या होता है, करना। जिस प्रकार से पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना, गम धातु का मतलब होता है जाना, उसी प्रकार करी धातु का मतलब क्या होता है, करना। अब इसने प्रत्यय लगाया है कौन सा, अणुवुल। तो ये आपके ध्यान में ही है कि अणुवुल प्रत्यय लगाते इसमें अंतिम स्वरों की वृद्धि की जाती है। वृद्धि की जाती है तो यहां पे ये क्या बन गया, री का आर बन जाएगा। आगे क्या है, इसका अक शेष रहता है तो ये र पूरा हो जाएगा और क आ जाएगा। तो इसको मिलाओगे तो ये शब्द अपने पास क्या आ जाएगा, कारक है। प्रथम विभक्ति एक वचन लगाओगे तो कारक है, और स्त्रीलिंग में लेके जाओगे तो कारिका, और इधर बन जाएगा कारकम। अब करी धातु का मतलब क्या होता है, करना, और करना से हमने क्या बना दिया, कारक है। यानी करना अब अर्थ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगाया तो प्रत्यय अपना अर्थ छोड़ेगा, यानी इसका अर्थ तब्दील करेगा। तो करने वाला ही क्या है, कारक। देखो करी धातु का मतलब करना, तो करने वाला क्या हो गया, कारक। जैसे हमने पठ से मान लो बनाया अणुवुल प्रत्यय जोड़ करके, तो हमने बना दिया पाठक है। अब पठ का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन पढ़ने वाला क्या कहलाएगा, पाठक कहलाएगा। जैसे हमने चल धातु का बनाएंगे तो चल धातु का बनेगा चल प्लस अणुवुल यानी चालक है। चल धातु का मतलब होता है चलना, और चालक बनाओगे तो उसका अर्थ हो जाएगा चलने, चलाने वाला। कोई भी हम साथ पढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम चालक है यानी चलाने वाला। जिस प्रकार से पठ पाठक है यानी पढ़ाने वाला, उसी प्रकार कई प्लस अणुवुल प्रत्यय जोड़ करके कारक शब्द बनता है। तो करने वाला ही क्या है, कारक है। करने वाला ही क्या है, कारक है। इसके बाद में इसकी परिभाषा क्या दें, तो व्याकरणाचार्यों ने इसकी परिभाषा क्या दी है। हर किताब में आपको अलग अलग परिभाषा मिल सकती है, लेकिन सर्वसम्मत परिभाषा क्रियाजनकत्वम कारकम। हाँ जी, यही परिभाषा, क्रियाजनकत्वम कारकम। क्रियाजनकत्वम कारकम का मतलब क्या होता है, क्रिया जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी क्रिया जिसे संस्कृत में धातु कहा जाएगा। जैसे पढ़ना, रोना, दौड़ना, सोना, उठना, बैठना, ये सारी क्या है, क्रियाएं। इनका जनक ही क्या है, कारक है। यानी क्रिया का उत्पत्ति करता ही क्या हो गया, कारक हो गया। इसका मतलब जैसे हम लिखते हैं वयम बालक पाठम, और आ गया पठती, बालक पाठम पठती, यानी पढ़ने की क्रिया। पाठ को एक बार छोड़ो, पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, तो इसका मतलब बालक कारक है। वो तो आगे जाके बात करेंगे कि इसमें विभक्ति कौन सी लगी है, लेकिन कारक तो है। यानी सीधा सा हम कहें क्रिया का जिसके साथ साक्षात या सीधा संबंध होता है वही क्या होता है, कारक। अब मान लो कारक को हटा दें, यानी बालक को इसमें से हटा दें। बालक को अगर हटा दें तो क्या आएगा, पाठम पठती,
यानी पाठ पढ़ रहा है लेकिन अपने को पता नहीं कौन पढ़ रहा है, कमी है कारक की। अब बालक का पाठन पढ़ते बालक, वाक्य स्पष्ट हो गया कि पाठ कौन पढ़ रहा है, बालक पढ़ रहा है। एक तरफ से अगर ये डाले बालक का पाठन, तो इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं रहा, बालक और पाठ कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए कर्ता और क्रिया, यानी क्रिया का जिसके साथ साक्षात संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, वही क्या कहलाएगा, कारक। परिभाषा इसकी संस्कृत में क्रियाजनकत्वम कारकम। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क्रियाजनकत्वम क्या है, क्रियाजनक है वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में आपके कारक, समास, संधि कुछ भी आ सकता है, कारक कहलाएगा। या कारक से परिभाषा, कारक की परिभाषा तो क्रियाजनकत्वम, इस प्रकार से भी ऑप्शन में आ सकता है। प्रश्न बनाने वाला किसी प्रकार से बना सकता है, लेकिन अगर हमने इसको समझ लिया, यहाँ पे रटने वाली प्रवृत्ति नहीं चलेगी, यहाँ पे अपने को समझना पड़ेगा। अगर हमने समझ लिया तो फिर प्रश्न किसी तरह से उल्ट पुल्ट करके कैसे ही आ जाए, तोड़ मरोड़ जोड़ करके कैसे प्रश्न आ जाए, उसका हमारे पास स्पष्ट उत्तर होता है। क्रियाजनकत्वम कारकम, यानी बालक का पाठम पढ़ती, बालक पाठ पढ़ता है। अब पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है जी, बालक कर रहा है, तो बालक यहाँ पे क्या होगा, कारक होगा। हाँ, पाठम क्या है तो सर, तो पाठम ये तो उसका कर्म है, ये तो बाद की बात है। पहले क्रिया का संबंध किससे है, पढ़ने का संबंध किससे है, बालक से है, क्योंकि बालक पढ़ रहा है। अगर यहाँ पे बालक नहीं होगा तो क्रिया का क्या महत्व रह जाएगा, अगर यहाँ पे क्रिया नहीं होगी तो इस बालक का और पाठ का क्या महत्व रह जाएगा, ये वाक्य बनेगा ही। तो क्रिया का साक्षात संबंध, क्रिया का जिसके साथ साक्षात संबंध होता है, क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है, वही कारक होता है। अब बात आती है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कुल कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। जी हमने तो 7 पढ़े हैं, जी हमने तो 8 पढ़े हैं, पढ़े होंगे भाई, हिंदी में पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में कारक कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। तो सर 2 कहां गायब कर दिए, अब देखते हैं कारक कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, और 6 प्रकार के कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले हम सारे कारक लिखते हैं, उस पर से निकालेंगे। क क क स ए से ए से, यानी इसको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, क क क स ए से, ठीक है। कैसे कर्ता कारक, कैसे कर्म कारक, कैसे कारण कारक, से संप्रदान कारक, ऐसे अपादान कारक, से संबंध कारक, ऐसे अधिकरण, से संबोधन। कैसे कर्ता, कैसे कर्म, कैसे करण, से संप्रदान, ऐसे अपादान, से संबंध, ऐसे अधिकरण और से संबोधन। ये कारक 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन हम इतनी देर चर्चा कर रहे थे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं, यानी कुल 6 कारक माने जाते हैं। बाकायदा सूत्र भी आता है आपका, कर्ता कर्म करण च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि 6, यानी कारक कितने हैं, 6 है। तो ये 2 गायब करेगा, कौन कौन से, कैसे, किस प्रकार 6 बनाएगा। अब देखो ये कारक कौन सा है, संबोधन। अब संबोधन को ये ले गया कहां पे, कर्ता कारक। जिस प्रकार से हमने संधि पढ़ी थी, संधि हमने सबसे पहले किसी के अनुसार पढ़ी थी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार की 5 प्रकार की होती है जी। कौन कौन सी, स्वर है यानी जिसको कहा जाता है, व्यंजन है, विसर्ग है, विसर्ग के अलावा हमने क्या पढ़ी थी, स्वादि पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने प्रकृति भाव। तो इन्होंने क्या किया था, प्रकृति भाव को तो स्वर संधि के अंतर्गत मिला दिया था और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में मिला दिया गया था। संधि टोटल कितनी बची, 3 प्रकार की बची। उसी प्रकार से संबोधन कारक को इसने किस में ले गया, ये कर्ता कारक में ले गया, ठीक है, यानी प्रथमा विभक्ति में ले गया। तो संबोधन गया, अब बच गए कितने, 7। अब ये संबंध कारक को संस्कृत में मानते नहीं है अपने व्याकरणाचार्य। संबंध कारक को संस्कृत में क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका कर्ता और क्रिया का जो साक्षात सीधा संबंध है वो नहीं हो पाता है।
इसीलिए संबंध कारक को संस्कृत में माना नहीं जाता है, हालांकि हिंदी में आता है, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा संबंध कारक का। अब बताओ कारक कितने बच गए? 6 रहे हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कारक कितने रह गए? 6। कर्ता, कर्म, करण तथैव च कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान तथैव च अपादान, अधिकरण इत्यादि कारकाणि 60। यानी कारक कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, थोड़ा शॉर्ट प्रश्न है, बड़ा ऊपर का प्रश्न है, लेकिन कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो फिर आप कहोगे कि विभक्ति कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, विभक्ति 7 होती है। विभक्तियां 7 होती हैं, जबकि कारक कितने होते हैं? 6। कारक 6 और विभक्ति कितनी होगी आपकी? 7 या 7। विभक्तियां 7 या 7 और कारक कितने हो गए? 6। अब इसका मोटा मोटा एक रिव्यू लेते हैं कि कर्ता क्या होता है। क्या होता है विकर्ता? सबसे पहली बात, जो क्रिया करेगा वही क्या कहलाएगा? कर्ता। यानी बालक जैसे पढ़ रहा है तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक कर रहा है, तो बालक यहां पे क्या होगा? कर्ता। तो हम ये लिख लेते हैं स्वतंत्र है कर्ता। यानी कर्ता हमेशा क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और भी स्पष्ट करते हैं इसको, क्रिया संपादक है कर्ता। यानी क्रिया को संपादन करने वाला, क्रिया को पूर्ण करने वाला जो होगा वही क्या होगा? कर्ता होगा। क्रिया को पूर्ण करने वाला, क्रिया का संपादन करने वाला क्या होगा? कर्ता होता है। स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता क्या होता है? हमेशा स्वतंत्र होता है। और क्रिया संपादक कर्ता, यानी क्रिया का संपादन करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। नेक्स्ट करते हैं कर्म। कर्म क्या होता है जी? यानी कर्ता जो कार्य करेगा वही क्या होगा? कर्म होगा। तो हम क्या लिखते हैं इसमें? कर्तुरी ईप्सिततम कर्म। कर्तुरी ईप्सिततम कर्म। कर्तुरी ईप्सिततम, यहां पे संधि हो सकती है क्या? जी हो सकती है। कर्तुरी प्लस ईप्सिततम, ये जो शब्द दिया है ईप्सिततम, ईप्सिततम का मतलब क्या होता है? चाहना या पसंदगी। यानी कर्ता जिसे सबसे अधिक पसंद करता है, कर्ता जिस कार्य को सबसे अधिक पसंद करता है, कर्ता जिस कार्य को सबसे अधिक करना चाहता है, वही क्या होता है? उसका कर्म होता है। जैसे भक्त रामायणम पढ़ती, यानी भक्त क्या पढ़ता है? रामायण पढ़ता है। तो भक्त को रामायण पढ़ना अच्छा लगता है, वो क्या है? कर्म है। और यहां पे विभक्ति सूत्र भी साथ में आ जाएंगे। ध्यान गौर से समझना इस चीज को। स्वतंत्र है कर्ता, यानी कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। और क्रिया संपादक कर्ता, यानी क्रिया का संपादन करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। अब कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, इसका मतलब कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। फिर आप कहोगे कि नहीं सही, कर्ता में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। हाँ होता है, क्यों नहीं होता? लेकिन उसके लिए अलग सूत्र दिया हुआ है, कर्तरी कर्णयोस तृतीया। यानी भाववाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में जा सकता है, तृतीय विभक्ति में जाएगा। अन्यथा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र है कर्ता, यानी कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है। और क्रिया संपादक कर्ता, यानी क्रिया का संपादन करने वाला भी क्या होता है? कर्ता होता है। कर्तरी प्रथमा, और कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बात कर्म की कर रहे थे, तो कर्तुरी ईप्सिततम कर्म है। यानी कर्ता जिसे सबसे अधिक करना चाहता है, कर्ता जिस कार्य को सबसे अधिक पसंद करता है, वही उसका क्या होता है? कर्म होता है। और सूत्र लग जाएगा कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, इसका मतलब कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने उदाहरण लिखा, बालक पाठम पठति, तो बालक कर्ता है, प्रथम विभक्ति आई। पठति कर्ता के अनुसार आया, क्योंकि वो क्रिया है, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही चलती है। और पाठम, पाठम में विभक्ति कौन सी आई? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि वो उसका कर्म है। इसीलिए कर्म जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सूत्र
कर्म क्या होता है? तो कर्तुरी इप्सिततम कर्म, यानी कर्ता जिसे सबसे अधिक पसंद करता है, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, वही क्या होता है? उसका कर्म होता है। या साधारण भाषा में बिल्कुल नॉर्मली हम कह सकते हैं कर्ता जो कार्य करेगा वही उसका क्या होगा? कर्म होता है। नेक्स्ट, कर्ण, यानी कर्ता जो कार्य करेगा, कर्ण क्या होगा? देखो, क्रिया को करने वाला कर्ता हो गया, कर्ता क्या काम करेगा वो काम उसका कर्म हो गया। अब कर्ता जो कार्य करेगा वो किसके द्वारा कर रहा है, वह उसका क्या होगा? कर्ण हो रहा है, वह उसका क्या होगा? कर्ण होगा। जैसे मैं लिखने का कार्य कर रहा हूं, मेरे हाथ में क्या है? मार्कर है, तो ये कर्ण है, क्योंकि लिखने का जो कार्य है वो पूर्ण कौन करवा रहा है? ये मार्कर करवा रहा है। अगर मेरे पास मार्कर न हो तो मैं नहीं लिख सकता। करो गुरु जी, कच्ची पेंसिल से ले लो, इसमें नहीं लिखा जाएगा भाई, डॉट पेन से नहीं लिखा जाएगा भाई, इसके लिए तो मार्कर ही साधन है। तो कर्ण, फिर इसका संज्ञा सूत्र साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम का मतलब हो गया क्रिया सिद्धो, यह प्रकोष्ठ रूपेण उपकारक है, यानी क्रिया की सिद्धि में, क्रिया पूर्ण करने में जो सबसे ज्यादा उपकारक है, सबसे ज्यादा सहायता करता है, वही क्या होगा? कर्ण कहलाता है। जैसे मेरे लिखने की क्रिया मार्कर के द्वारा पूर्ण हो रही है, जैसे हम उदाहरण दे देते हैं, बालक पत्रम लिखती, यानी बालक क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। अभी अपने को पता चल गया कि बालक में प्रथम व्यक्ति है, कारक है, पत्रम कर्ता कारक है, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति ही कर्म कारक हो गया, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए, होती है, और लिखती ये क्रिया हो गई तो कर्म नहीं है। अब मैं यहाँ कह देता हूं कि बालक पत्रम लिखती, लेकिन किससे लिख रहा है? कलमेन लिखती, यानी कलम से लिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे कर्ण हो गया, क्योंकि पत्र लिखने की क्रिया कर्ण के द्वारा पूरी हो रही है, यानी कलम के द्वारा पूरी हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ये कर्ण हो गया। अब सूत्र आगे है ये अपना कौन सा? कर्णे तृतीया, कर्णे तृतीया। कर्णे तृतीया का मतलब हो गया जो कर्ण होगा उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। साधकतम कर्णम, यानी क्रिया की सिद्धि में जो उपकारक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है, वह कर्ण होता है, और कर्णे तृतीया जो कर्ण होगा उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान क्या होता है? क्या होता है संप्रदान? बात कर्ता की क्रिया जो करता है वो कर्ता होता है, ठीक है। बात कर्म की तो क्रिया कर्ता जिसे सबसे अधिक पसंद करता है वो कर्म होता है। बात हमने कर्ण की तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। अब बात करते हैं संप्रदान की। संप्रदान क्या होता है? क्योंकि हिंदी में हमने पढ़ा है कि संप्रदान का चिन्ह क्या आएगा अपने के लिए, इसी से लगाओगे तो भी अंदाजा लगेगा कि कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है वह क्या हो गया? उसका संप्रदान होता है, सीधी सी बात है, वह उसका क्या होता है? संप्रदान होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो देखिए, कर्मणा यम अभिप्रेत से संप्रदान, कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। कर्मणा देखो, कर्मणा कर्म की तृतीय व्यक्ति है इसमें, कर्मणा यानी कार्यों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, यम जिसको, यहां पे संधि हो जाएगी यम अभिप्रेति, यम प्लस अभिप्रेति, यानी जिस कार्यों के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है, कार्यों के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है, स संप्रदानम, जिसको अभिप्रेत किया जाएगा, जो संतुष्ट होगा वही संप्रदान होता है। कार्यों के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है वो क्या होता है? संप्रदान होता है। जैसे मानो राजा ब्राह्मण को गाय दे रहा है, राजा ब्राह्मण को गाय दे रहा है, तो यहाँ पे राजा तो कर्ता हो गया, संप्रदान कौन होगा? संतुष्ट कौन हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण इसमें क्या होगा? संप्रदान होगा। और संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी का मतलब क्या हो गया? जो संप्रदान होगा, संप्रदाने चतुर्थी, यानी जो संप्रदान होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब यहां पे राजा ब्राह्मण को गाय दे रहा है, तो राजा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग न होकर के किसमें होगा? ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो समझ गए?
कर्ता कौन होता है? कर्ता वह होता है जो कार्य करता है, क्रिया को संपादन करता है। कर्म कौन सा होता है? जो कर्ता सबसे अधिक जिस कार्य को पसंद करता है वो उसका कर्म होता है। कर्ण कौन सा होता है? कर्ता जिस साधन से क्रिया पूर्ति करता है, पूर्ण करता है, वो उसका कर्ण होता है। और आपका ये संप्रदान कौन सा होता है? कर्मणायम अभिप्रेत से संप्रदानम, यानी कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिन कार्यों के द्वारा जिसको संतुष्ट करता है वह क्या होता है? संप्रदान होता है। ठीक है, संप्रदान चतुर्थी यानी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान कौन सा होता है? अपादान कौन सा होता है? अभी सीधी सी बात है गुरु जी, अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ये सीधी सी बात कह दूं कि मैं छत से नीचे गिर पड़ा, ये कहते हैं कि वृक्ष से पत्ता नीचे गिरता है, घोड़े से सैनिक नीचे गिर पड़ता है। तो यहां पे अपादान कौन है? घोड़ा है, सैनिक है, जहां पे पड़ा है वो है, तो अपादान है कौन सा? देखिए ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम, ये कारक प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो क्यों है? क्योंकि यहीं से आपके फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होंगे कि आखिर जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, असल में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठभूमि है वो यही है। ये समझ में आ जाएगा, इसका मतलब आपको कारक प्रकरण में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा आपको ऊर्जा खपत करने की आवश्यकता नहीं है समझने के लिए। मेरे कहने का भाव यह है। ध्रुवम अपाय अपादानम, ध्रुवम अपाय अपादानम का मतलब क्या हो गया? ध्रुवम अपाय, यहां पे संधिकरण हो सकती है जी, हो सकती है। ध्रुवम प्लस अपाय प्लस अपादानम, ध्रुवम प्लस अपाय प्लस अपादानम। ध्रुव का मतलब क्या होता है? निश्चित, स्थिर। ध्रुवम का मतलब क्या होता है? निश्चित, स्थिर, या व्याकरणिक शब्दकोश में इसका एक और उल्लेख है, अवधिभूत, अवधिभूतम। ध्रुवम का मतलब क्या होता है? स्थिर, निश्चित, अवधिभूत। और अपाय का मतलब क्या होता है? बहुत बार प्रश्न पूछ चुके हैं, अपाय का मतलब क्या होता है? विश्लेष। अपाय का मतलब क्या होता है? विश्लेष, अलग अलग, पृथक पृथक। एचटेट में प्रश्न आया था, ये अपाय का क्या अर्थ होता है? पृथक पृथक वहां पे दिया हुआ था ऑप्शन। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ध्रुवम का अर्थ क्या है, अपाय का अर्थ क्या है। तो ध्रुवम निश्चित, अवधिभूत, और अपाय का मतलब क्या है? विश्लेष। वही क्या होता है? अपादान। वही कौन सा? जो ध्रुव होता है, यानी किसी निश्चित वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है तो जो निश्चित होगी, जो स्थिर होगा, वही अपादान कहलाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहां पे अपादान कौन होगा? अपादान वृक्ष होगा, न कि पत्ता। घोड़े से सैनिक गिर पड़ता है, तो यहां पे घोड़ा है वो क्या होगा? अपादान होगा, न कि सैनिक। हाँ, अपादान भी दो प्रकार का होता है, चल अपादान होता है, अचल अपादान होता है, लेकिन वो आगे की बात है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि अपादान क्या है। अपादान क्या होता है? जो स्थिर होता है, जो निश्चित होता है, वही अपादान होता है। और अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी का मतलब हो गया कि अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो अपादान होगा, अब वृक्ष से पत्ता गिरता है, अपादान कौन सा हुआ? वृक्ष हुआ, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है। घोड़े से सैनिक गिरता है, अश्वात सैनिका पतति, यानी घोड़े से सैनिक गिरता है। तो अपादान यहाँ पे इधर घोड़ा है और इधर क्या है? वृक्ष है, क्योंकि दोनों ही क्या है? स्थिर, निश्चित है या अवधिभूत है, ध्रुव है। तो अपादान का प्रयोग पंचमी विभक्ति में किया जाएगा। और अपादान, ध्रुवम अपाय अपादान, यानी जो निश्चित है और जो अवधिभूत है, वही क्या कहलाएगा? अपादान कहलाएगा। अपादाने पंचमी, और अपादान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट संबंध, इसको एक बार छोड़ देते हैं। अधिकरण क्या होता है? अधिकरण क्या होता है? आधारो अधिकरण, आधारो अधिकरण, आधारो अधिकरण का मतलब क्या हो गया?
कर्ता जब क्रिया करेगा, जो उसका आधार होगा क्रिया का, वही क्या होगा, अधिकरण होगा। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा आधार भूमि है, ये अधिकरण है। जैसे मैं बैठा हूं, कुर्सी पर बैठा हूं, तो यहां पे मैं आधार नहीं हूं, कुर्सी क्या है, आधार है। जैसे मान लो राजा सिंहासन पर बैठा है, तो सिंहासन जो होगा वो उसका क्या होगा, आधार होगा। और आधार हमेशा कर्ता से नीचे रहेगा, यह भी ध्यान रखना। कैसे, अब ऐसे तो है नहीं कि राजा जी है वो नीचे हैं और सिंहासन उनका ऊपर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि राजा नीचे सिंहासन ऊपर हो। सिंहासन तो नीचे होगा, जिसपे राजा कार्य करेगा, जिसपे राजा बैठेगा। यानी क्रिया और कर्ता का जो आधार होगा वही क्या होता है, अधिकरण होता है। और विभक्ति सूत्र इसका क्या आ जाएगा, अधिकरणे सप्तमी। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरणे सप्तमी का मतलब हो गया अधिकरण में सप्तमी होगी। यानी जो अधिकरण होगा, पहले तो अधिकरण क्या होगा, अधिकरण जो आधार होता है वही अधिकरण होता है। आधार और अधिकरण है इसकी परिभाषा, तो इसके संधि विच्छेद करोगे तो निकल जाएगा आधार प्लस अधिकरण। यानी जो आधार होगा वही अधिकरण होगा। और अधिकरण सप्तमी, जो अधिकरण होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नृप सिंहासने विराजति तिष्ठति, नृप राजा सिंहासन पे बैठा है, विराजित है, विराजमान है, तो वहां पे राजा में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो जो आधार है यानी सिंहासन आधार है, तो सिंहासन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अधिकरण है। जो अधिकरण होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब आ गया अपना संबोधन, ये रह गया। तो संबोधन प्रथमा, यानी संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है हे राम, हे कृष्ण, यानी संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये तो कर्ता का भाग हो गया। कर्ता में हम सूत्र पढ़ेंगे इसका, संबोधन यानी संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबंध कारक रह गया। संबंध कारक संस्कृत में माना नहीं जाता है, लेकिन इसकी विभक्ति जरूर बनेगी। तो देखिए इन्होंने क्या किया, कर्ता का सूत्र है, कर्ता यानी प्रथमा व्यक्ति के सारे सूत्र हैं, कर्म कारक के सूत्र हैं, कर्ण कारक के सारे सूत्र हैं, संप्रदान के सूत्र हैं, अपादान के सूत्र हैं, अधिकरण के सूत्र हैं, संबोधन को इसमें मिला ही दिया। यानी सब कारकों के अपने अपने अलग अलग सूत्र हैं। किसी में उपपद विभक्ति है या कारक विभक्ति है। लेकिन यह भी बात मैं यहां पे करना चाहूंगा, ध्यान रखना कि उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों अगर आ जाती हैं और दोनों का अगर गतिरोध उत्पन्न होता है, दोनों में विरोध उत्पन्न होता है, दोनों अगर टकरा जाती है, तो जिस प्रकार से तो कारक विभक्ति बलवती मानी जाती है। जिस प्रकार से हम सामाजिक में पढ़ते हैं कि 3 प्रकार की सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ये आपने सामाजिक में पढ़ा ही होगा। और अगर समवर्ती सूची में दोनों के कानून टकरा जाएं, यानी केंद्र और राज्य के कानून अगर टकरा जाते हैं तो केंद्र का ही मान्य होता है। उसी प्रकार अगर कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों कहीं पे टकरा जाती है तो वहां पे हमेशा कारक विभक्ति ही बलवती मानी जाती है, कारक विभक्ति ही की जाती है। देखिए आधारो अधिकरण, यानी जो आधार होगा वो अधिकरण। अब बात रही संबंध की, यानी अधिकरण के सूत्र हो गए, संबोधन को तो छोड़ दीजिए, आप संबोधन तो गया कर्ता में। अधिकरण का सूत्र हो गए, अपादान के भी सूत्र हो गए, संप्रदान के भी हो जाएंगे, कर्ण के भी होंगे, कर्म के भी होंगे, कर्ता के भी होंगे। यानी संबंध का कोई सूत्र नहीं है, तो इन्होंने एक ही रास्ता निकाला है, षष्ठी से। यानी शेष जो भी बच गया उसमें कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। शेष जो भी रह गया, जो भी वंचित है, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं षष्ठी से। षष्ठी से यानी शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देख लेते हैं, कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है, क्रिया जो करेगा, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता होता है, स्वतंत्र कर्ता। कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता में हमेशा प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक कौन सा होता है, कर्तुरी इप्सिततम कर्म, यानी कर्ता जिसे सबसे अधिक करना चाहता है, कर्ता जिसे सबसे अधिक पसंद करता है, वही क्या होगा, उसका कर्म होगा। कर्मणि द्वितीया, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ण साधकतम कर्णम, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होता है वह कर्ण होता है। कर्णे तृतीया, और कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। संप्रदानम कर्मणायम अभिप्रेति से संप्रदानम, यानी कर्म जिन कार्यों के द्वारा, कर्मणा जिन कार्यों के द्वारा, यम अभिप्रेति जिसको संतुष्ट किया जाता है। कार्यों के द्वारा, बात समझने की कोशिश करना कि कर्म कार्यों के द्वारा जिसको
संतुष्ट किया जाता है वही संप्रदान होता है। संप्रदान चतुर्थी, और संप्रदान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अपादान। अपादान ध्रुवम अपाय, अपादान ध्रुवम प्लस अपाय प्लस अपादान। अपाय का मतलब पृथक पृथक अलग अलग या विश्लेष। ध्रुवम का मतलब निश्चित स्थिर या अवधिभूत, यानी किसी निश्चित वस्तु से जब कोई वस्तु अलग होती है, जो निश्चित और जो स्थिर वस्तु होती है वो क्या होती है? अपादान कहलाती है। और वहां पे अपादान कारक का प्रयोग होगा, और अपादान पंचमी और अपादान कारक जो होगा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपना अधिकरण कारक। तो आधार और अधिकरण है, क्रिया जहां पे होगी उसका कोई न कोई आधार होगा, और उसी आधार को अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण है सप्तमी, और अधिकरण में हमेशा ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संबोधन, संबोधन है प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, कर्ता कारक में चला गया। संबंध, अब जो भी बच गया वो षष्ठी से यानी शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये कारक का एक मोटा मोटा लेखा जोखा है। अब इसके अंदर से हम नेक्स्ट क्लासों में इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, स्टेप बाय स्टेप है वो बढ़ते चलेंगे। इस वीडियो को देखिए और यहाँ पे इन चीजों को रटने की बजाय समझ में लीजिए, अर्थात इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी चैप्टर छोटा नहीं होता है, और कोई भी चैप्टर व्यक्ति के लिए अगर उसकी चाहत हो पढ़ने की, अगर उसको जुनून हो मन में, तो नामुमकिन नहीं होता है, अर्थात कठिन नहीं होता है। बस मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही मंत्र है। जब हम कोई टॉपिक ये मान लेते हैं कि ये तो कठिन है सर, हमारे समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बशर्ते उसको सरल करने के लिए अपने को मेहनत लगती है, अपने को मेहनत करनी पड़ती है। बशर्ते उस टॉपिक का जो पूरा फंडामेंटल है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, वो अपने दिमाग में होनी चाहिए, वो पूर्णतः क्लियर होनी चाहिए। यानी उस टॉपिक के बारे में हम पूर्ण रूप से क्या हो, क्लियर हो कि इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, तो वो टॉपिक बहुत ही सरल हो जाता है अपने लिए। इसलिए इसे पढ़िए और दिन रात सुबह शाम अपनी तैयारी में एकाग्रता के साथ, अपनी तैयारी धैर्य के साथ लगते रहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना है।